अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 10वीं जमात का तीसरा सबक जो है जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 2। इससे पहले वाला सबक जो है जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन बच्चों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इस पर आइए। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको दिया हुआ है, ज़रा याद कीजिए। इसमें पहला सवाल है, जानदारों में अहम हयाती अफ़ाल कौन कौन से हैं। तो ये हम लोग ने लास्ट सबक में भी देखे थे कि निज़ाम तनफ़ुज़ है, इस्तखराज है, दौरान खून है, निज़ाम है, अज़बी निज़ाम वगैरह जो है ये अहम हयाती फ़ेल है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जानदार अंजाम देते हैं। ठीक है। और तनफ़ुस जो है वो दो तरीके का होता है। एक जिस्मी सतह पर होता है, एक खुलवी सतह पर होता है जो तवानाई बनाने के काम में आता है। इस्तिखराज भी ज़रूरी है जानदारों में। जो फासिद मादे तैयार होते हैं उनका इस्तिखराज करने के लिए। और दौरान खून की बात करें, दौरान खून भी ज़रूरी है। हम लोग ने लास्ट सबक में देखे, तवानाई को जिस्म के मुख्तलिफ़ खलियों तक पहुँचाने का काम दौरान खून के ज़रिए ही होता है। फिर निज़ाम में ग़िज़ा का हज़म करना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद में अज़बी निज़ाम है, और जो अज़बी निज़ाम जो कंट्रोल होता है सारे जिस्म और अज़ा पर, वो अज़बी निज़ाम के ज़रिए ही होता है। ठीक है। दूसरा सवाल है, जिस्म में तवानाई पैदा करने के लिए कौन कौन से हयाती आफ़ाल ज़रूरी हैं। कौन कौन से हयाती आफ़ाल तवानाई पैदा करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो तवानाई पैदा करने के लिए निज़ाम में पहले ग़िज़ा को खाना होगा। खाने के बाद उसको हज़म करना होगा। जब ग़िज़ा हज़म हो जाएगी तो वह हज़म शुदा ग़िज़ा दौरान खून के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ़ खलियात तक पहुँचेगी। फिर बाद में खुलवी तनफ़ुज़ होगा। ठीक है। खुलवी सतह पर तनफ़ुज़ होगा ऑक्सीजन के साथ में, वो जो तग़ज़ियाती मादे मिलेंगे, और तवानाई जो है तवानिया में एटीपी की सूरत में तैयार होगी। तो ये तीन चार निज़ाम हैं, ये ज़रूरी है इसके लिए, तवानाई पैदा करने के लिए। ये हम लोग के लास्ट सबक के हिसाब से सवाल था। इसके बाद में तीसरा सवाल है, खुलवी तक़सीम की ख़ास किस्में कौन सी हैं, इनमें क्या फ़र्क है। खुलवी तक़सीम की दो किस्में, ख़ास दो किस्में हैं, मसावी तक़सीम और तकलीली तक़सीम। मसावी तक़सीम जो है वो जिस्म में बढ़ोतरी के लिए, यानी जिस्म को बढ़ने के लिए, या जिस्म में कोई झीज हो गई तो उसको उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसको भरने के लिए मसावी तक़सीम ज़रूरी है। ठीक है। तकलीली तक़सीम के ज़रिए जो है वो तौलीद के लिए, यानी पैदाइश के वक्त में तकलीली तक़सीम होती है। तकलीली तक़सीम किसी नए जानदार, एक जानदार से नए जानदार पैदा करने के वक्त में तकलीली तक़सीम जो है वह अहमियत के हामिल है। वो वहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तकलीली तक़सीम के ज़रिए नया जानदार तैयार होता है, और मसावी तक़सीम के ज़रिए जानदारों में बढ़ोतरी होती है। ठीक है। इनमें यही फ़र्क है। ये हम लोग ने देख चुके हैं इससे पहले वाले सबक में। ये सारे सवालात आपको पिछले सबक के हिसाब से ही थे। अब देखो, ये वाला सवाल भी वैसी है, खुलवी तक़सीम में क्रोमोज़ोम का क्या किरदार है। खुलवी तक़सीम में क्रोमोज़ोम का किरदार क्या है, ये बात करें तो क्रोमोज़ोम कहाँ होता है, इस खलिए के मरकज़े में होता है। फिर उसके बाद में वो वहाँ पर मरकज़े के अंदर से अगर हम लोग उसको बाहर और ज़ूम इन करें, जैसा तस्वीर में आपको दिख रहा है, तो डीएनए होता है। डीएनए में जैन होते हैं, और जैन में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी खुलिए की तैयारी कैसी करना है, प्रोटीन की तैयारी कैसा करना है। प्रोटीन की तैयारी में से ही खुलिए की तैयारी होती है। तो जो खुलवी तक़सीम है, यानी एक खलिए से दूसरा खलिया बनना है, इसमें क्रोमोज़ोम का बहुत बड़ा किरदार है। क्रोमोज़ोम की वजह से ही बनते हैं, क्रोमोज़ोम की पैरिंग की वजह से, जुड़ने की वजह से। ठीक है। चलिए, उसके बाद में अब आते हैं हमारे सबक की तरफ। गुज़िश्ता जमात में आपने मुख्तलिफ़ हयाती आफ़ाल का मुताला किया है। जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तमाम हयाती आफ़ाल जैसे तग़ज़िया, तनफ़ुज़, दौरान खून, इस्तखराज, एहसास, रद्द-ए-अमल वगैरह बेहद ज़रूरी है। इन तमाम हयाती आफ़ाल के साथ एक और हयाती फ़ेल है तौलीद। तौलीद के बारे में ही हम लोग इस सबक में पढ़ने वाले हैं। पूरा तौलीद के बारे में ही है इस सबक में। इससे पहले वाले सबक में आपको ये सारे जो निज़ाम हैं, जो हयाती अफ़ाल है, इसके बारे में आपको डिटेल दी गई थी। इस सबक में सिर्फ तौलीद के बारे में है। जानदारों को जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तौलीद ज़रूरी नहीं, लेकिन जानदारों की नस्ल बाकी व बरकरार रखने के लिए तौलीद मददगार
मददगार है। मतलब जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तौलीद की ज़रूरत तो नहीं, जैसे सांस लेना तनफ़ुस का अमल क्या है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तवानाई बनाने के लिए क्या है, ज़िंदा रहने के लिए तवानाई बनाना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन तौलीद के लिए ज़िंदा रहने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नस्ल की बका के लिए, अपनी जो नस्ल है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल का जो जानदार पैदा होगा उसके लिए, अपनी नस्ल की बका के लिए तौलीद बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। जैसे देखो ये मुर्गी से अंडा बन रहा है और 2 झाड़ से पैदा हो रहे हैं, फिर यहाँ पर देखो खलिए की 2 तकसीम हो रही है, 2 खलियात बन रहे हैं खलिए से, ठीक है। तो ये सारा जो अमल है यहाँ पर, ये मुशाहिदा कीजिए, इसके बारे में सवाल दिया आपको कि ये क्या है, तो ये सारा जो अमल है तौलीद का अमल है। बताइए तो भला नूह का बरकरार रहना से क्या मुराद है। ये तो अभी हम लोग बात की है, नस्ल का बरकरार रहना, किसी नूह का, किसी अनवा का बरकरार रहने से मुराद के देखो कोई भी चीज़ मरती है, सारी चीज़ की डेथ होती है ना, सब मरती है, और ये निज़ाम है कि कोई भी चीज़ मर रही है तो वो अपने जैसे जानदार पैदा करने की भी सलाहियत रखती है। तो अगर सिर्फ मरते चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नस्ल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पैदा होने की जो सलाहियत है, यानी तौलीद की जो खुसूसियात है, कोई चीज़ एक नस्ल से दूसरी नस्ल जो पैदा होती है तौलीद की वजह से, इसकी वजह से ही नस्ल क्या है, बरकरार रहती है, नूह जो है वो बरकरार रहती है, ठीक है। तौलीद की वजह से नस्ल बरकरार रहती है। दूसरा सवाल है, ये सब बहुत आसान सवाल आते हैं इसके किताब के, इसको आप सिंपली समझ सकते हो, इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे सबक में भी। दूसरा सवाल ये है, क्या एक जानदार के ज़रिए जन्म लेने वाला दूसरा जानदार जैनियाती नुक्ते नज़र से हूबहू पहले जानदार जैसा ही होता है? क्या एग्जैक्टली सेम टू सेम हूबहू वैसा ही होगा जन्म लेने वाला? नहीं, गलत। जन्म लेना वाला जानदार हूबहू एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, इसका जवाब नहीं है। उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, यानी माँ बाप से जो बच्चा पैदा होता है उसमें और माँ बाप में थोड़ा सा फ़र्क होता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो हूबहू नहीं होता है ना, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। एक ही नूह के 2 जानदारों में हूबहू मुशाबहत का होना या ना होना किस बात पर मुनहसिर है? देखो इसका एक सिंपल आंसर है कि अगर कोई चीज़ की तौलीद 2 किस्म की होती है, एक जिनसी तौलीद, एक गैर जिनसी तौलीद। अगर जिनसी तौलीद हो रही है, यानी जिनसी तौलीद हो रही है, माँ बाप के जो गैमेट्स हैं वो मिल रहे हैं, जवाजे मिल रहे हैं, जवाजे का मिलाप हो रहा है, यानी तकलीली तकसीम के ज़रिए क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रोमोसोम के जो आपने देखे हो पिछले सबक में कि अगर कलर ले लें तो येलो और पिंक कलर में क्रॉसिंग ओवर हो रही है और जवाजे बन रहे हैं, ठीक है। जवाजे बनने के बाद में वहाँ से फिर जो बच्चा है वो बन रहा है, तो उसमें कैसा 2 चीज़ों के मिलाप से जो निज़ाम बन रहा है, 2 चीज़ों के मिलाप से जो जवाजा बन रहा है, तो इस किस्म की तौलीद में 2 चीज़ों का वो आ गया ना, तो इसमें क्या होगा, हूबहू मुशाबहत नहीं होगी। लेकिन मसावी तकसीम जो होती है, जो हम लोग ने पिछले सबक में पढ़े कि एक ही खलिए से वो टूट के 2 खलियत बन जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हूबहू मुशाबहत होगी। यानी गैर जिनसी तौलीद में हूबहू मुशाबहत होती है और जिनसी तौलीद में जो है हूबहू मुशाबहत नहीं होती, गैर जिनसी तौलीद में हूबहू मुशाबहत होती है। चौथा सवाल है, एक जानदारों के ज़रिए इसी नूह के दूसरे जानदार का वजूद में आना और खुलवी तकसीम में क्या क्या ताल्लुक़ है? देखो ये वही सवाल है कि खुलवी तकसीम में और उसमें क्या ताल्लुक़ है, जो अभी हमने जिक्र किए कि मसावी तकसीम जो होती है वो गैर जिनसी तौलीद में होती है और तकलीली तकसीम जो है वो जिनसी तौलीद में होती है। जिनसी तौलीद में अगर मसावी तकसीम होती है तो उससे क्या होता है, हूबहू मुशाबहत का सेम मोरोस के जो है वो जानदार पैदा होते हैं, और तकलीदी तकसीम का ताल्लुक जो है वो तौलीदी अमल के साथ में, वहाँ पर हूबहू मोरोस के जानदार नहीं पैदा होते। तो यही ताल्लुक है जानदारों के वजूद और खुलवी तकसीम में, ठीक है। अब देखो, एक जानदार से इसी नूह के नए जानदार का पैदा होना तौलीद कहलाता है। ये तौलीद की सिंपल तारीफ है कि एक जानदार से उसी नूह का जानदार पैदा होना तौलीद कहलाता है। तौलीद जानदारों की खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियात है। बेशुमार जानदारों के इर्तिका के असबाब में से एक अहम सबब तौलीद भी है। मतलब इर्तिका के लिए पैदा होना भी तो ज़रूरी है, जब भी तो तरक्की होगी, तो ये अहम सबब भी है इसमें। तौलीद की 2 अहम किस्में हैं, गैर जिनसी तौलीद और जिनसी तौलीद। ये अभी मैंने बात किया कि गैर जिनसी तौलीद और जिनसी तौलीद, ठीक है। इसमें हम लोग गैर जिनसी तौलीद को पहले कवर करेंगे ये वीडियो में। गैर जिनसी तौलीद
को देखेंगे, गैर जिनसी तौलीद में क्या है, इसकी तारीफ समझ लेते हैं। ज़वाजे के बग़ैर, मतलब ज़वाजे ना बने, ठीक है, ज़वाजे के बग़ैर, यही इसकी तारीफ़ है। मेन इतना ही याद रखोगे आप तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे जिनसी तौलीद और गैर जिनसी तौलीद। ज़वाजे के बग़ैर एक नूह के एक ही जानदार पर मुनस्सिर नए जानदार तैयार करने का अमल गैर जिनसी तौलीद है। ज़वाजे के बगैर एक ही नूह के एक ही जानदार पैदा करने के अमल को हम लोग क्या कहेंगे, गैर जिनसी तौलीद, ठीक है। ज़वाजे के बगैर एक नूह के एक ही जानदार पर मुनस्सिर नए जानदार तैयार करने का अमल गैर जिनसी तौलीद कहलाता है। जैसे हम लोग इसकी मिसालें भी समझेंगे। मुख्तलिफ़ खलियों ज़वाजों के मिलाप के बग़ैर, यानी ज़वाजे और खलिए मिले नहीं, मतलब पेरेंट्स के ज़वाजे खलिए मिले नहीं और मिलने के बग़ैर ही बग़ैर तौलीद की वजह से वजूद में आने वाले जानदार हू बहू अपने मोरोज़ जैसे होते हैं। मतलब इनमें जो गैर जिनसी तौलीद होती है उसमें जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग है, यानी वालदैन और जो उनके बच्चे हैं या पुरखे और जो नए जानदार पैदा हो रहे हैं, वो दोनों की जो खुसूसियात होगी वो हू बहू होगी, वो अपने जैसे पुरखों जैसे होंगे। इस किस्म की तौलीद में सिर्फ एक मोरोस के ज़रिए नया जानदार क्रोमोज़ोम की तकसीम के ज़रिए तैयार होता है, यानी मसावी तकसीम होती है क्रोमोज़ोम की और नया जानदार पैदा हो जाता है। जैनियाती तौर पर यह गैर जिनसी तौलीद का नुक्स है, जबकि तेज़ी से होने वाली तौलीद इस किस्म की तौलीद का फ़ायदा है। ये नुक्स भी और फ़ायदा भी है कि इससे तेज़ी से तौलीद होती है, ठीक है। गैर जिनसी तौलीद की दो किस्में हैं। इसमें तरीक़ों में दो जानदारों के बारे में बात करेंगे। यक खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद, यक खुली जानदार मतलब ये एक ही खलिया हो जिनमें, ठीक है, ऐसे जानदार, उनमें गैर जिनसी तौलीद कैसे होती है, और कसीर खुलवी जानदार में गैर जिनसी तौलीद कैसे होती है। उसके बाद में देखेंगे यक खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद में हम लोग देखेंगे तीन किस्म हैं इसकी। बाइनरी फिजन है, तकसीम दुई है, कसीर तकसीम है, और कलियाओ। ये तीन चीज़ें हैं। ये तीन हिस्सों में यक खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद होती है। इसको याद रख लेना आप लोग। तकसीम दुई, कसीर तकसीम और कलियाओ, ये तीन हिस्सों में जो है यक खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद होती है। और कसीर खुलवी जानदारों में 5 तरीक़ों में जो है वो गैर जिनसी तौलीद हो रही है। तज्जियाकारी, बास पैदाइश, कलियाओ, यहाँ पर भी देखो बीडिंग आ गया, कलियाओ आ गया, दोनों में सिमिलर ये चीज़ है। कलियाओ, नबाताती अफजाइश नस्ल और बज़रों का बनना, ये 5 तरीक़ों में जो है वो कसीर जानदार खुलवी गैर जिनसी तौलीद होती है, नया जानदार पैदा होता है। चलिए तो इसको देखते हैं। पहला है इसमें यक खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद, इसमें है तकसीम दोई। तकसीम दोई जो है वो क्या है, इब्तदाई मरकज़ा बरदार जानदार जरासीम, इब्तदाई यक खुलवी जानदार अमीबा, पैरामीशियम, योगिलिना वगैरह वाज़ह मरकज़ा बरदार खलियात में तवानिया और सब्ज़ माए जैसे खुलवी हैवान से तकसीम दोई के ज़रिए गैर जिनसी तौलीद करते हैं। इस किस्म में मुरसी खलियात दो मसावी हिस्सों में तकसीम होकर दो नए खलियात तैयार करते हैं। ये तकसीम मसावी और गैर मसावी तरीके से अंजाम पाती है। देखो ये मसावी तकसीम ही है और इसके जो हिस्से हैं, सब्ज़ माया है, खलिया मरकज़ा बरदार है, ये पूरे पूरे तकसीम होते हैं और अपने जैसा नया जानदार पैदा करते हैं तकसीम दोई में। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, योगिलिना वगैरह की भी मिसाल ले सकते हैं। इसकी मिसाल देखेंगे हम लोग। इसकी ये तकसीम दोई की सादा तकसीम दोई, और इसमें 3 तकसीम के अलग अलग हिस्से हैं। अमीबा में अलग, पैरामीशियम में अलग और योगिलिना में अलग, तो वो तीनों देखेंगे। देखो यहाँ पर पहले अमीबा की मिसाल देख लेते हैं। मुख्तलिफ़ इब्तदाई जानदारों में तकसीम का महवर मुख्तलिफ होता है, मतलब वही जो मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग है सब में। मसलन अमीबा की मुस्तकिल साख्त ना होने से ये किसी भी महवर पर तकसीम हो जाता है। मतलब अमीबा की जो साख्त है वो मुस्तकिल नहीं है, बदलते रहती है उसकी साख्त, यानी जो उसकी शक्ल है वो चेंज होते रहती है। तो साख्त मुस्तकिल नहीं होने की वजह से किसी भी महवर पे हो जाता है, कैसी भी हो जाती है, आड़ी टेढ़ी बीच में से कैसे भी तकसीम हो जाए, इसलिए इसे सादा तकसीम दोई कहते हैं। देखो ये बीच में से सीधा 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 टूट गया, दिख रहा है। अमीबा है, मोरस अमीबा है, फिर उसके बीच में से 2 टुकड़े हुए, 2 मरकज़ा बना, 2 मरकज़ा बन के ये आपने देखा, ये सादा जो आपने मसावी तकसीम देखी है, तो इसमें सादा तकसीम दोई होती है और ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और नौज़ादा
अमीबा जो है वो बन जाते हैं दो। ठीक है। पैरामेशियम में उफ़क़ी तक़सीम दोई और यूगेलिना में उमूदी तक़सीम दोई के ज़रिए गैर जिनसी तौलीद होती है। ये बहुत सिंपल है। उमूदी तक़सीम दोई मतलब, उफ़क़ी तक़सीम दोई मतलब जो पैरामेशियम में हो रही है, मतलब उफ़क़ से यानी आड़े ये बीच में से कट जाएंगे, इनके खलिया हैवान से और मरकज़े अलग हो जाएंगे और नौज़ादा पैरामेशियम जो है वो तैयार हो जाएंगे दो। ठीक है। यूगेलिना में भी कैसा होगा, ये उमूदी होगी, ये बीच में से सीधा सीधा खड़ा खड़ा कट जाएंगे और दो हिस्सों में तकसीम होकर दो बन जाएंगे, इसके दो हिस्से बन जाएंगे। इसको हम लोग उमूदी तकसीम दोई कहेंगे। तो तकसीम दोई में हम लोग ने देखे हैं कि तकसीम दोई जो है वो उसमें पूरे जो मरकज़े उनके अलग होते हैं और खुलवी हैवान से और मरकज़ा बरदार जितने भी खलियात हैं वो पूरे अलग होते हैं, अलग अलग मरकज़ा बनाते हैं। और एक मोरस से दो जो नौज़ादा पैरामेशियम, यूगेलिना और अमीबा की हम लोग ने मिसाल देखें, ये बन जाते हैं। तो ये तकसीम दोई की पूरा आप हो गया। इसको 3 पॉइंट में लिख सकते हैं कि सादा तकसीम दोई, उफ़क़ी तकसीम दोई और मरकज़ी उमूदी तकसीम दोई, और उसमें अमीबा, पैरामेशियम और यूगेलिना की मिसाल आप डाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कसीर तकसीम। इसमें क्या होगा कि देखो, जब ग़िज़ा की साज़गार हालत होगी, ग़िज़ा मिलेगी, तो जो है वो अमीबा और दूसरे जानदार जो साज़गार हालत में गैर जिनसी तौलीद का अमल अंजाम देते हैं, उसमें वो लोग जो हम लोग ने तकसीम दोई का अमल देखें वो कहते हैं। जब कभी मुनासिब ग़िज़ा फ़राहम ना हो या दीगर नासाज़गार हालात का सामना हो तो अमीबा अपने गाज़िब पैर तैयार नहीं करता। हरकत करना बंद कर देता है। यानी ग़िज़ा की कमी है या कोई भी चीज़ है तो हरकत करना बंद कर देता है और कुर्वे शक्ल इख्तियार करके खुलवी दीवार के गिर्द एक सख्त महफूज गिलाफ तैयार कर लेता है। देखो जैसा आपको तस्वीर में दिख रहा है, गिलाफ में बंद अमीबा या किसी यक खुलवी जानदार की इस हालत को कैसा कहते हैं। ठीक है, इसे कैसा कहते हैं, इस हालत को। आगे देखते हैं। इब्तिदा में कैसा में मरकज़े की कई मरतबा मसावी तकसीम होती है और कई मरकज़े तैयार होते हैं और खलिया माया की तकसीम होकर बेशुमार छोटे छोटे अमीबा तैयार होते हैं। देखो जैसा आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद में अमीबा, नए नौज़ादा अमीबा तैयार हो जाते हैं। नाज़ाज़र हालत की वजह से की मौजूदगी तक ये अमीबा कैसा में ही रहते हैं। जब तक ये नासाज़गार हालत रहते हैं, इन्हें ग़िज़ा की कमी रहेंगी जब तक कि वो कैसा के अंदर ही कैसा में ही रहते हैं। फिर उसके बाद में कैसा टूट जाता है और कई नौज़ादा अमीबा बाहर आ जाते हैं। ये सिंपल सा कलियाव है। कलियाव की इसका जो ये अमल दिया हुआ ना, ये बहुत सिंपल, आप घर में भी कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। ये ईस्ट जो एक्टिव ड्राई ईस्ट आता है, ईस्ट वो आप दुकान से ले लो, उसमें 50 ml नीम गर्म पानी मिला लो। हाँ, 5 ग्राम उसमें क्या करो आप, उसमें शक्कर डाल लो, 10 ग्राम शक्कर डाल दो और उसको खूब हिलाओ। फिर बेकर को नीचे गर्म जगह पर 1 घंटे तक रख दीजिए। फिर उसको उसके स्लाइड पर उसका जो कतरा जो अपने महलूल बनाया है उसका कतरा लो और खुर्दबीन से मुशाहिदा करो तो आपको इस किस्म की तस्वीर नज़र आएगी। आपको ईस्ट के कई खलियात पर छोटे छोटे गुंचा कली उभार दिखाई देगा। देखो आपको पहला दिख रहा होगा मोरोस ईस्ट खलिया, जो ये इब्तदाई खलिया है। ठीक है, उसके ऊपर उभार आता है। ईस्ट में कलियाओं के ज़रिए गैर जिनसी तौलीद होती है। गैर जिनसी तौलीद ईस्ट में हो रही है, वो भी कलियाओं के ज़रिए हो रही है। कलियाओं के आपको समझ में आएगा, कली जैसा निकलता है, उभार आता है। ईस्ट का खलिया कलियाओं के तरीके से तौलीद के लिए मसावी खुली तकसीम के ज़रिए दो नाज़ादा आमेज़ मरकज़े तैयार करता है और इस खलिए को मोरोस खलिया कहते हैं, जो दो मरकज़े तैयार कर रहा है। ठीक है, मोरोस खलिए में छोटा उभार जाहिर होता है, इसे उभार को गुंचा कहते हैं। देखो नया उभार आया, उसको गुंचा आप तस्वीर में देख सकते हो। दो नौज़ादा मरकज़ों में से एक इसी गुंचे में दाखिल हो जाता है और वो इसी गुंचे में दाखिल हो जाता है। गुंचे के मुनासिब नशोनुमा के बाद ये अपने मोरोस खलिए से अलहदा होकर आज़ाद ईस्ट खलिए के तौर पर नशोनुमा पाते हैं। देखो बाद में ये देखो अब अलग अलग नौज़ादा ईस्ट तैयार हो गए और ये बाद में आज़ाद हो जाते हैं और अलग अलग ईस्ट के तौर पर ये नशोनुमा पाते हैं। इस तरीके से इनमें गैर जिनसी तौलीद होती है ईस्ट में कलियाओं के ज़रिए। अब बे है कसीर खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद। हम लोग ने यक खुलवी जानदारों में जिनसी तौलीद अब तक देखे हैं,
अब हम लोग देखेंगे कसीर खुलवी जानदारों में, जिनके खलियात ज़्यादा हैं, उनमें, उन जानदारों में गैर जिनसी तौलीद। इसमें पहला है तज्जियाकारी। तज्जियाकारी में ये है कि इसकी मिसाल आप ले लो कि जैसे स्पायरोगायरा काई है, ठीक है, ये काई के दो हिस्से हो जाते हैं और दो हिस्से होने के बाद में हर हिस्सा अलग अलग तरीके से नशोनुमा पाता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है। कसीर खुलवी जानदारों में ये तरीका तौलीद नज़र आता है। इस तरीके में मोरोस जानदार के जिस्म के टुकड़े होकर हर टुकड़ा नौज़ायदा जानदार की तरह ज़िंदगी गुजारने लगता है। मसलन काई, स्पायरोगायरा और सिलिकॉन जैसे स्पंज इस तरीके से तौलीद का अमल अंजाम देते हैं। मतलब दो टुकड़े हो जाते हैं और हर टुकड़ा जो है वो एक अलग ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। स्पायरोगायरा को जब वाफिर मिकदार में ग़िज़ा मादे और पानी हासिल होते हैं तो इसके रेशे में तेज़ी से नमू का अमल होता है और ये रेशे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। हर टुकड़ा नौज़ादा स्पायरोगायरा रेशे की तरह ज़िंदगी गुजारता है। मतलब बहुत सारी आपने काई देखी होगी जहाँ गीली जगह है या कहीं दीवारों पर देखी होगी आपको, तो बहुत सारे टुकड़ों में तैयार होकर वो टुकड़े टुकड़े होकर वो बहुत सारे स्पायरोगायरा में तब्दील हो जाते हैं। साइकॉन का जिस्म अगर हादसाती तौर पर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए तो हर टुकड़े से नया साइकॉन तैयार हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तज्जिए के ज़रिए जो है वो गैर जिनसी तौलीद कसीर खुलवी जानदार में। अब दूसरा है इसमें कसीर खुलवी जानदार में बास पैदाइश। आपके इल्म में होगा कि ख़तरे के वक्त छिपकली अपनी दुम तोड़ देती है। कुछ अरसे बाद टूटी हुई दुम की जगह दूसरी दुम नशनुमा पाती है। ये एक महदूद बास पैदाइश की किस्म है। मतलब ये आपने देखा होगा कि दुम टूट जाती है तो वापस से वो दुम आ जाती है। तो ये महदूद बास पैदाइश की किस्म है। असल बास पैदाइश ये है जो हम लोग इसमें देखेंगे, जो प्लानेरिया में होती है। ये प्लानेरिया जैसे जानदारों में क्या होता है कि जो नीचे का हिस्सा है वो टूटता है और हर नीचे का जो हिस्सा है वो टूटने के बाद में वो पूरा जानदार बन जाता है और पूरा जानदार बन के वो एक बास पैदाइश का अमल होता है। इसे ही हम लोग बास पैदाइश कहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। ठीक है, अब कलियाओ, इसमें देखो क्या होता है। इसमें हाइड्रा के साथ में मिसाल दी हुई है यहाँ पर, ये तस्वीर में देख के समझ सकते हो। हाइड्रा है पहली तस्वीर में लेफ्ट हैंड साइड, उसमें देखो कली निकल रही है, फिर कली में उभार दिख रहा है आपको। फिर तीसरी तस्वीर में देखो वो एक नवज़ादा हाइड्रा तैयार हो गया है। फिर ये बाद में उसके साथ में जो अपना मोरोस हाइड्रा है उससे अलग हो जाता है और अपनी ज़िंदगी बसर करने लगता है। इस तरीके से जो है कसीर खुलवी जानदार में कलियाओं के ज़रिए से भी कलियाओं या गुंचा के ज़रिए से भी जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ होता है। ठीक है, इसके बाद में नबाताती अफजाइश नस्ल। नबाती अफजाइश नस्ल तीन तरीके से है, जड़, तना, पत्ते और कली के ज़रिए। देखो यहाँ पर जड़ पत्ते की बात कर ले तो पान पुटी दिख रही है आपको, पान पुटी से पत्ते निकल रहे हैं, वो नए नए पत्ते नई चीज़ नए जानदार बन जाते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। आलू के साथ में भी जो जड़ है आलू की वो भी वो एक किस्म है। ठीक है, उसके बाद में शकरकंद है, वो जड़ के ज़रिए, ये भी तने के ज़रिए से निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नबाताती अफजाइश नस्ल का काम इसमें भी आपको यहाँ नज़र आएगा। ये तो सिंपल है, आप इसी रीड भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा इसको। ठीक है, इसे कहते हैं नबाताती अफजाइश नस्ल, जो कसीर खुलवी जानदार में की चौथी किस्म है। अब पाँचवीं किस्म की तरफ चलते हैं, बजरों का बनना। यहाँ पर एक आपको अमल दिया हुआ है कि एक गीली रोटी पाव को या रोटी को गीला कर दो और 2-3 दिन के बाद इसको देखो तो इसके ऊपर फफूंद लग जाएगी। आपने फफूंद देखी होगी, पाव का टुकड़ा जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये फफूंद कैसे होती है, इसमें देखो म्यूकर जैसी फफूंद का जिस्म रेशेदार होता है। इसमें बजरादान होते हैं। बजरादान में बजरे तैयार होने के बाद बजरादान फूट जाता है और बजरे आज़ाद होकर गर्म व मरतूब मुकाम पर उपजते हैं और इससे नई फफूंद तैयार होती है। मतलब बजरे का फूटना आपको दिख रहा होगा, बजरे दिख रहे हैं, बजरादान है, बजरे हैं, जो फफूंद फूटती है और नई नई बजरे गिरते हैं और वो बजरों से फिर से वापस से फफूंद बनती चली जाती है। ठीक है, तो ये इसमें बजरों के ज़रिए से जो है वो तौलीदी गैर जिनसी तौलीद होती है। अब ये सबक में जितना भी हम लोग ने गैर जिनसी तौलीद में देखे हैं वो ये देखे हैं कि यक खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद और कसीर खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद। अब इसमें यक खुलवी जानदारों की जो है वो तीन किस्में हैं, कसीर तकसीम दोई, कसीर तकसीम दोई, कलियाओ
और कसीर खुलवी गैर जिनसी तौलीद में देखे हैं तजियाकारी, बास पैदाइश और कलिया, नबाताती अफजाइश नस्ल और बज़रों का बनना। ठीक है, ये सारी हम लोग ने किस्में इसकी देखे हैं, यक खुली और कसीर खुली गैर जिनसी तौलीद की। जिनसी तौलीद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। जिनसी तौलीद दो मौरूसी खलियात की मदद से अंजाम पाते हैं। ये तौलीदी खलियात नर जवाजा और मादा जवाजा हैं। ये बात आप याद रखिए कि नर जवाजा और मादा जवाजा के मिलाप से तौलीद का अमल मुकम्मल होता है, तौलीद का अमल होता है। ठीक है, ये दो मेन खलियात हैं तौलीदी। अब देखो, अगर हम लोग इंसानों की मिसाल लेके चलें, इंसानों की मिसाल यहाँ लेके चलो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इंसानों में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इंसानों में क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है। ठीक है, यानी 2n होती है, जिसे ड्यूप्लाइड कहते हैं या यक-गुना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ n जो है उसको आप 23 लेके चलो, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, यानी 2 ज़रब 23 करेंगे तो 46 हो जाएगी, यानी क्रोमोसोम की 23 जोड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब देखो, जिनसी तौलीद दो अहम फ़ेल होते हैं। जिनसी तौलीद में दो अहम फ़ेल होते हैं। एक पहला फ़ेल है जो ज़वाजे की तश्कील, और दूसरा फ़ेल है अमले बारावरी। ये दोनों फ़ेल के ज़रिए से जो है वो जिनसी तौलीद मुकम्मल होती है। इसको हम लोग समझेंगे। पहले ज़वाजे की तश्कील, इस अमल में तख्लीली तक़सीम के ज़रिए क्रोमोसोम की तादाद निफ्स हो जाती है, यानी 46 क्रोमोसोम की जो तादाद है वो हाफ़ हो जाती है। कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है, यानी 2n जो है वो क्या हो जाता है? 1n हो जाता है। ठीक है, निफ्स हो जाती है तकलीली तकसीम के ज़रिए। याद रखना, ज़वाजी की जो तश्कील होती है वो तकलीली तकसीम के ज़रिए होती है, यानी जो क्रोमोसोम की तादाद हमारे अंदर 46 है वो कितनी हो जाएगी? हाफ़ हो जाएगी, यानी 23 हो जाएगी। इसे 1n यानी हैप्लॉइड कहते हैं, इसे यकगुना कहते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड कहेंगे इसे। ये हाफ़ हो जाएगी, तो तकलीली तकसीम के ज़रिए से ज़वाजे की तश्कील होती है। दूसरी चीज़, आप दूसरे पे आ जाते हैं, अमले बारावरी। इस अमल में नर जवाजा और मादे जवाजा यकगुना n खलियों के मिलाप से एक दुगना डिप्लॉयड जुफ्ता ज़ायकोट तैयार होता है। अब ज़ायकोट तैयार होता है अमले बारावरी में। अमले बारावरी में क्या होता है? देखो, इसको समझने से लिए हम लोग पहले स्टार्ट से इसको कर लेते हैं ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। देखो, 2n जो है यहाँ पर मैंने ले लिया, जैसे आदमी है, औरत है, या नर है या मादा है, जो भी जानदार है, उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 यानी 2n यानी डिप्लॉयड है। ठीक है, अब उसके बाद में उसमें सबसे पहले क्या होता है? ज़वाजे की तश्कील होती है। ज़वाजे की तश्कील के लिए क्या होता है? इसमें तकलीली तकसीम होती है ज़वाजे के अंदर। ठीक है, ज़वाजे बनने के लिए तकलीली तकसीम होती है। तकलीली तकसीम से क्या होता है? 1n बनता है ये, और ये भी 1n बन जाता है। ठीक है, 1n हो गया। अब इसके बाद में नर जवाजा बन गया 1n वाला, और मादा जवाजा बन गया 1n वाला। इसको हम लोग हैप्लॉइड यकगुना कहेंगे, ये हम लोग ने अभी देखे हैं। ठीक है, अब ये नर जवाजा और मादा जवाजा, इनका अमले बारावरी में क्या होता है? मिलाप होता है अमले बारावरी में नर जवाजा और मादे जवाजे का, यानी 1n मिल जाते हैं। ये मिलकर क्या बना लेते हैं? 2n बन जाएगा, 1n 2n बन जाएगा, यानी 23 क्या हो जाएगा? 46 वापस बन गया। ठीक है, तो ये जो 46 तैयार हो गया ना, ये क्रोमोसोम 2n वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं जुफ्ता तैयार हो गया। हाँ, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ज़ायकोट। अब ये क्या होता है? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जुफ्ते के साथ अब क्या होता है? मसावी खुलवी तकसीम के ज़रिए इस जुफ्ते की तकसीम होकर जिनैन तैयार होते हैं। मतलब ये जो ज़ायकोट है ये मसावी तकसीम होता है, 2 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसा मसावी तकसीम होता है, और एक बड़ा जानदार तैयार होता है। जिनैन की नशोनुमा के नतीजे में नया जानदार तैयार हो जाता है, यानी ज़ायकोट से क्या होता है? नया जानदार तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए तौलीद मुकम्मल होती है। इस तरीके तौलीद में नर और मादा मोरोस हिस्सा लेते हैं, मतलब नर का भी मोरोस हिस्सा लेते हैं और मादा के भी मोरोस खुसूसियात हिस्सा लेते हैं। नर मोरोस के नर जवाजे और मादा मोरोस के मादा जवाजे का मिलाप होता है, इसलिए तैयार होने वाले नए जानदार में दोनों मोरोस के जैन मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से तैयार होने वाले नए जानदार में अपने मोरोस की कुछ मुमासिल खुसूसियात के साथ कुछ फ़र्क भी पाया जाता है। मतलब कुछ इससे 23 मिला है और दूसरे से 1n1 मिला है, और दोनों का मिलकर जो है वो ज़ायकोट तैयार हुआ है। इसलिए क्या होता है कि इनके जैन मुख्तलिफ हो जाते हैं, इसलिए मुमासिलत तो थोड़ी आती है, माँ बाप और बच्चों में थोड़ी सी मुमासिलत आपको नज़र आएगी, लेकिन कुछ कुछ फ़र्क भी लगा जाता है। माँ बाप के जैसे बच्चे होते हैं लेकिन हूबहू नहीं होते, हूबहू नहीं होते, आप फ़र्क भी बता सकते हो। तो
जैनी तब्दीली की वजह से जानदारों में तनु नज़र आता है, यानी जानदारों में तनु मतलब फ़र्क नज़र आता है, अलग अलग किस्म किस्म के नज़र आते हैं। ये तनु जानदारों में माहौल के लिहाज से तवाफ़िक यानी माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालने और रहने और बका में मददगार होता है। बका यानी बाकी रहने में, ज़िंदा रहने में, जिसकी वजह से नबातात और हैवानात खुद को फना होने से बचाते हैं। ठीक है, ज़रा सोचिए, सवाल दिया हुआ है नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा अगर दुगना हो तो क्या होता। अब देखो नर ज़वाजा क्या होता है, पहले 1n हो जाता है और मादा ज़वाजा भी 1n हो जाता है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि दुगना होता यानी तकलीली तकसीम नहीं होती। नीचे का सवाल भी वही है, तकलीली तकसीम के ज़रिए खलिया तकसीम ही नहीं होता तो क्या होता, मतलब खलिया तकसीम ही नहीं हुए और ज़वाजा बन जाए बिना खलिया तकसीम हुए और 2n दुगना बन जाए तो क्या होगा। अब 2n मिलेंगे ना, अब ज़वाजा जो अब 2n मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। 4n होगा तो अलग ही कोई जानदार पैदा हो जाएगा, वो अलग क्रिएचर हो जाएगा। तो तकलीली तकसीम बहुत ज़रूरी है जो ज़वाजे बनने के लिए काम आती है। ठीक है, इससे ये सवाल से आप ज़रा सोचिए, मैं आपको इसलिए सवाल दिया है कि अगर तकलीली तकसीम ना हो तो जानदार का वजूद ही नहीं होगा, वो वाले अलग ही कुछ नया क्रिएचर बन सकता है। चलिए, अलीफ, इसमें पहला दिया हुआ है कि नबातात में जिनसी तौलीद। अब इसमें नबातात की बात आ रही है, नबातात में हम लोग शुरू करेंगे। ये नबातात की जिनसी तौलीद है। फूल जिनसी तौलीदी अमल की एक फेली इकाई है। ये सवाल भी आता है, डैश जिनसी तौलीद की एक फेली इकाई है तो फूल, उसमें आप खानापुरी वगैरह में लिखोगे। फूल में बाहर से अंदर की जानिब तरतीबवार 4 घेरे होते हैं। ये आप तो पिछली जमातों से पढ़ते आ रहे हो, प्याला गुल, ताज गुल, नर कोट, मादा कोट। इनमें नर कोट और मादा कोट तौलीद का फेल अंजाम देते हैं। अब देखो नर कोट ये वाला पार्ट है, मतलब ये डंठल, डंठल में क्या है, ज़र्रेशा, और दूसरा ऊपर डंठल के ऊपर का जो हिस्सा है वो बजरादान। ये दोनों से मिलकर जो है वो नरकोट मुकम्मल होता है। यानी ये क्या है, नबातात का जिनसी तौलीदी अमल उज़ू है। ठीक है, नबातात का जिनसी तौलीदी उज़ू है ज़र्रेशा और बजरादान। यहाँ से ये नरकोट मुकम्मल होता है। और मादा कोट किसे कहेंगे, मादा कोट जो होगा वो ये जो बीच में आपको दिख रहा है, जिसमें कलगी है, फिर नाले गुल, ठीक है, और नीचे का हिस्सा जो है वो बैजादान, ये जो है ये मादा कोट है, यानी ये मादा तौलीदी निज़ाम है। ठीक है, ये दो चीज़ है यहाँ पर, इसको हम लोग और आगे समझेंगे। इसलिए उन्हें लाजमी घेरे, अब ये जो हिस्से थे जिसके बारे में हम लोग पढ़े, ताजगुल, प्याले गुल, और इसे लाजमी घेरे कहते हैं। जबकि प्याले गुल और ताजगुल अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करते हैं, इसलिए उन्हें माउन घेरे यानी मददगार घेरे कहते हैं। ताजगुल और प्याले गुल को जो अंदरूनी अज़ा की हिफाजत कहते हैं। प्याले गुल की इकाई जिसको अंखड़ी कहते हैं, जो आपको ऊपर दिख रही है, ये नीचे के हिस्से में साइड में जो ये पत्ता टाइप दिख रहा है जो, इसे अंखड़ी कहेंगे। और ये सब्ज़ रंग की होती है, देखो हरे रंग की आपको नज़र आ रही है। और ताजगुल की इकाई जुज़ को पंखड़ी कहते हैं, ये ऊपर वाला है ताजगुल। ठीक है, इसका रंग मुख्तलिफ होता है, इसका रंग अलग अलग हो सकता है। चलिए, नरकोट फूल का नर तौलीदी उज़ू है। ये हम लोग ने बात की है कि जो नरकोट है ये तौलीदी उज़ू है, फूल का नर तौलीदी उज़ू है। ठीक है, और वैसे ही मादा कोट मादा तौलीदी उज़ू है। मादा कोट क्या है, मादा तौलीदी उज़ू है। इसका हर हिस्सा समराबर्ग कहलाता है, और ये मादा तौलीदी उज़ू का हिस्सा ये जो है वो समरबर्ग कहलाता है। ठीक है, अगर एक ही फूल में नर कोट और मादा कोट दोनों घेरे मौजूद हों तो इसे दो जैनी फूल कहते हैं। मिसाल जासुंदी, यानी एक फूल में दोनों चीज़ हो, नर कोट मादा कोट दोनों हो, तो उसे दो जिनसी फूल कहते हैं। अगर फूल में मस्कुरा वाला दो में से कोई एक ही घेरा मौजूद हो तो इसे यकजैनी फूल कहते हैं। फूल में सिर्फ नर तौलीदी उज़ू हो तो नर फूल, और अगर सिर्फ मादा तौलीदी उज़ू हो मौजूद हो तो उसे मादा फूल कहते हैं। मिसाल पपीते का फूल। अब ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इसमें अलग अलग मिसाल बताई है अलग अलग फूल की। अक्सर फूलों में सहारा देने के लिए डंठल मौजूद होती है, इसे साखे गुल कहते हैं। इस किस्म के फूलों को डंठलदार फूल कहते हैं। जिन फूलों में साखे गुल नहीं होता उन्हें बेडंठल फूल कहते हैं। ये सिंपल है, खाली इन्फॉर्मेशन है आपको इसके बारे में। अब यहाँ आते हैं हम लोग असल चीज़ पे। देखो, नरकोट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ज़र्रेशा और बजरादान। बजरादान में 4 हिस्से होते हैं जिन्हें जोफ कहते हैं।
इन जौफ में तकलील तकसीम के ज़रिए बज़रे तैयार होते हैं। यानी जो बज़रा दान है जो हम लोगों ने नरकोट का देखे हैं, इसमें क्या होगा, तकलील तकसीम के ज़रिए क्या होगा, बज़रे तैयार होते हैं इसके अंदर, बज़रा दान के अंदर जो नरकोट का हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, बज़रा दान जो दिख रहा है, इसमें क्या होगा, बज़रे तैयार होंगे। साजगार और मुआफ़िक हालात में बज़रे दान फूट जाता है और बज़रे ख़ारिज हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये जो बज़रे आप है यहाँ पर ये फूट जाते हैं, और ये फूटने के बाद में साजगार हालत में हवा से या किसी भी तरीके से वो जो कलगी नज़र आ रही है जो मैंने एरो से मार्क किया है, वो बज़रे फूट कर वहाँ चले जाते हैं उड़कर, यानी कलगी के वहाँ ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, कलगी में चले जाते हैं। और कलगी में जाने के बाद ये मिलाप हो जाता है इसके साथ में, क्योंकि वो मादा तौलीद यूज़ हुआ है, उसके साथ में मिलाप होता है और कलगी से वो अंदर की तरफ, देखो एरो से आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एरो से मार्क किया है येलो, आपको नज़र आएगा, ये अंदर चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, अंदर चले जाते हैं और वो बैज़ादान में पहुँच जाते हैं बज़रे। अब देखो, मादा कोट आज़ाद या जुड़ा हुआ हो सकता है। हर मादा कोट के निचले हिस्से में बैज़ादान पाया जाता है, जहाँ एक खोखली नली नाले गुल निकलता है। नाले गुल के सिरे पर कलगी होती है। बैज़ादान में एक या बकसरत बैज़े पाए जाते हैं। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बैज़ादान है, आपको कलगी है जो मादा तौलीद यूज़ हुआ है, नाले गुल है, तीनों चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। हाँ, इसमें कसरत बहुत सारे बैज़े पाए जाते हैं। हर बैज़े में तकलील तकसीम के ज़रिए जैनियाती थैली तैयार होती है, जिसमें एक एक गुना हैप्लॉइड बैज़े खलिए और दो यक गुना कुतबी मरकज़े होते हैं। अब देखो, इसको ये तस्वीर से आप समझ सकते हो कि ये जो बैज़ादान है ना, इसमें यक गुना बैस खलिया तैयार होता है, एक गुना, देखो एक ही बैस खलिया है वहाँ लिखा हुआ भी है जो ऊपर साइड में दिख रहा है आपको, बैस खलिया यक गुना तैयार हो रहा है, ठीक है, और दो यक गुना कुतबी मरकज़े तैयार होते हैं, और देखो दो यक गुना कुतबी मरकज़े तैयार होते हैं, ठीक है। अब ये कुतबी मरकज़े का भी आगे रोल है, इसलिए आपको यहाँ मैंने पहले ही बता दिया है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बैज़ादान से बैज़े मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल होते हैं, जैसा कि हमने बात की कि बैज़ा ऊपर उड़कर हवा से जाता है वहाँ, इस अमल को अमले ज़ेरगी कहते हैं। अगर सवाल आए कि अमले ज़ेरगी किसे कहते हैं, तो उसका आंसर ये है कि बज़रादान से बज़रे मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल होते हैं, इस अमल को अमले ज़ेरगी कहते हैं। यानी हवा के ज़रिए या किसी के ज़रिए से जब वो बज़रे फूटते हैं बज़रादान से नर कोट से, तो वो बज़रे मादा कोट की कलगी जो ऊपर सिम्त में नज़र आती है, जो मैंने आपको बताया इससे पहले, वहाँ चले जाते हैं। तो इस मुंतकिली को अमले ज़ेरगी कहते हैं। ज़ेरगी का अमल गैर जानदार हवा, पानी और जानदार कीड़े मकोड़े या दीगर जानदार के ज़रिए अंजाम पाता है। ये किसी के ज़रिए भी, इतनी सारी चीज़ों के में से किसी के ज़रिए भी अंजाम पाता है कि वो मादा कोट से नर कोट से मादा कोट की कलगी पर वो बज़रे आ जाते हैं। ज़ेरगी के दौरान लेसदार कलगी पर ज़ेरे मुंतकिल होकर उपजते हैं, यानी इनमें दो नर ज़वाजे तैयार होते हैं। यहाँ पर दो नर ज़वाजे तैयार होते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड से आप देखना शुरू करो तो आपको समझ में आएगा कि बज़रे यहाँ पर कलगी के ऊपर आ गए और दो नर ज़वाजे तैयार हुए, ठीक है, दो याद रखिए, और एक लंबी ज़ीरा नली तैयार होती है। ये नाले गुल से होती हुई बैज़ादान तक पहुंचती है। ये दूसरी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ज़ीरा नली तैयार हुई है और नाले गुल से लेकर क्या हो गया नीचे तक, वो बैज़ादान तक पहुंच रही है। ज़ीरा नली दो नरजवाजे ले जाती है, जहां यहाँ ज़ीरा नली का सिरा फटता है और दोनों नर ज़वाजे बैज़ादान में दाखिल हो जाते हैं। इनमें से एक नर ज़वाजा बैज़ खलिए से मिलाप करके जुफ्ता ज़ायकोट तैयार करता है। अब ये ज़ीरा नली के ज़रिए से नीचे चला जाता है और बैज़ादान में पहुंच जाता है। बैज़ नली खुल जाती है, वहाँ जाके ये ज़ीरा नली फट जाती है और जो दोनों नर ज़वाजे हैं जो वो अंदर चले जाते हैं और एक के साथ में मिलाप होकर यानी अम्ले बावरी हो जाती है और ज़ायकोट तैयार हो जाता है। और जो एक बच गया उसका क्या होता है देखते हैं। दूसरा नर ज़वाजा दो कुतबी मरकज़ों से मिलकर दर्रो तख़ुम यानी एंड्रोस्पर्म तैयार करता है। अब डर्रो तख़ुम का इसमें आगे काम है। देखो, ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि कुतबी मरकज़े दो होते हैं। अब इसके साथ में एक बैस खलिया नर ज़वाजा जो है वो बैस खलिए के साथ में अमल कर लेता है और एक नर ज़वा जो है वो कुतबी मरकज़े के साथ में अमल कर लेता है, जो आपको आखिरी तस्वीर में दिख रहा होगा। तो यहाँ अमल करने से क्या होता है, यहाँ पर कुतबी मरकज़े पे दर्रे तख़ुम यानी एंडोस्पर्म
तैयार होता है। ये एंडोस्पर्म आप नाम इंग्लिश में भी इसके लेके चलो, ताकि आप अगर 12th या 11th-12th में जाते हो, साइंस वगैरह लेते हो, तो आपको इंग्लिश में भी नाम आना चाहिए। अभी के लिए तो चलेगा 10th के लिए। इस अमल में 2 नर ज़वाजे हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसे दोहरा अमले बारावरी कहते हैं। दो नर ज़वाजे हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसे दोहरा अमले बारावरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अम्ले ज़ेरगी तो आपको पता है, अगर एक ही दरख्त के 2 फूलों में या एक ही फूल में अगर ये बजरादान से कलगी पड़ जाए तो उसे खुद ज़ेरगी कहेंगे, एक ही दरख्त के फूल में या एक ही फूल में। ठीक है, लेकिन अगर 2 मुख्तलिफ नस्ल के फूल में या 2 मुख्तलिफ दरख्तों में, पौधों में अगर ये अमल होगा तो उसे पार ज़ेरगी कहेंगे। ठीक है, खुद ज़ेरगी और पार ज़ेरगी, इतना ही है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भरपूर पैदावार करने वाले और नामुवाफिक हालात का मुकाबला करने वाले नबातात की नई अनवा तैयार करते वक्त साइंसदां बरश के ज़रिए पारजेरगी करते हैं। ये साइंसदां इसके ज़रिए करके नए पौधे भी तैयार करते हैं। अभी जो हमने अभी तक पढ़े हो, ये उसका कंक्लूजन निकलता है कि देखो, बहार आवरी के बाद बैज़ा बीज में और बैज़ादान फूल में तब्दील हो जाता है। देखो, ये आपको एक इसका क्वेश्चन भी आता है कि बैज़ा बीज में, बैज़ा काय में तब्दील होता है? बीज में। और बैज़ादान काय में तब्दील होता है? फूल में। हाँ, ठीक है। फूल फटकर बीज ज़मीन पर गिरते हैं और मुआफिक हालत में मिट्टी में उपजते हैं। बीज के दर्रे तख़ुम यानी एंडोस्पर्म का इस्तेमाल करके जुफ्ते की नशोनुमा होती है। यानी देखो, जो एंडोस्पर्म दूसरा जो नरज़वाजा जो क़ुतबी मरकज़ से जाकर मिला था ना, तो उससे जो दर्रे तख़ुम तैयार हुआ था, तो ये दर्रे तख़ुम क्या करता है, अब ये जुफ्ता जो होता है ना, इसकी नशोनुमा यानी इसको बढ़ाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है और नया पौधा तैयार होता है। इसे ही बीज का उपजना कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? बीज का। इस पार्ट में इतना ही है।